मलाइका अरोड़ा खान की स्किन इतनी अच्छी कैसे है 50s में भी? करीना कपूर की स्किन इतनी अच्छी कैसे है? कोई वो स्पेसिफिक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स यूज करते हैं? So आजकल ना there's a rampant use of these drugs, Mounjaro, Ozempic. रेटिनॉल करता क्या है स्किन के साथ? थोड़े सिवियर साइड इफेक्ट्स का रिस्क भी है, Okay. जैसे पैनक्रेटाइटिस, आईसाइट कॉम्प्लिकेशंस, थायराइड कैंसर्स वगैरह। हमारी पूरी बॉडी पे ऑयल ग्लैंड्स हैं, जैसे हमारा स्कैल्प, हमारा फेस, हमारा अपर चेस्ट, हमारा बैक, अपर आर्म्स, थाइज, बटक्स, ये एरियाज हैं जिनमें आपको पिंपल्स हो सकते हैं। कोई फूड्स हैं जो बेस्ट होते हैं हमारी स्किन के लिए? दिल्ली में जो इंसान रह रहा है, जो इतना पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहा है ऑलरेडी, तो क्या स्किन केयर रूटीन होना चाहिए? जैसे हम लेट 20s में आएंगे, लाइट इंट्रोड्यूस करेंगे रात को। जब हम 30s में आ जाएंगे, थोड़ा भी ऐड कर लेंगे। 40s में आएंगे तो हमारी ऑयल ग्लैंड श्रिंक होने लग जाएगी। देन हम 50s में आएंगे, ड्राइनेस और बढ़ेगी। तो हमें ऐसे मॉइस्चराइजर चेंज जैसे अभी शादियां आ रही है, चाहिए होता है उनकी स्किन ग्लो करे। एटलीस्ट 6 मंथ्स बिफोर एक 6 रूटीन months बनाना before, चाहिए। okay. हाँ, बट somebody who keeps on facing the camera, उसको मेकअप करने का बहुत ज़रूरत पड़ता है। अगर मेकअप ना करना हो तो उसका क्या रिप्लेसमेंट है? और एज के हिसाब से या जेंडर के हिसाब से भी, मतलब मेल्स में क्या होता है? मेन और विमेन के प्रोडक्ट्स अलग होने चाहिए। प्रोडक्ट जो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड हो, जो ज्यादा ऑयल का जो एक्स्ट्रा पाइलअप होता है उसको हटाएं। ट्रांस एपिडर्मल वाटर मतलब एक स्किन का वाटर कंटेंट होता है, दैट इज इंटरनल हाइड्रेशन। मतलब कितना मर्जी पानी पी लो, एक्सटर्नल स्किन उससे कोई इफेक्ट नहीं कर रही। स्वागत है। धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे देख के। मुझे भी, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस पॉडकास्ट टुडे। मैं आपको आज मिल रही हूँ, आपका स्किन भी इतना ग्लोइंग है, मतलब इतना ग्लोइंग स्किन नॉर्मल 20-22 साल के बच्चों का भी नहीं होता, जितना एक डर्माटोलॉजिस्ट का होता है एक सर्टेन एज पे। क्या उस पे रहस्य है? सर रहस्य क्या, एक्चुअली साइंस पता है, हाँ। एंड ऑब्वियसली अगर हम कुछ एडवाइस किसी को दे रहे हैं तो पहले हम खुद फॉलो करते हैं। सो द नॉलेज एंड एग्जीक्यूशन एंड डिसिप्लिन, क्योंकि हमें पता है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन व्हेन इट कम्स टू स्किन केयर, एंड क्योंकि हम ये सब कुछ रिलेटिवली थोड़ा प्रॉपर्ली कर लेते हैं, तो आई थिंक दैट इज द रीजन दैट। तो कौन से एज पे आपने सोचा था कि मेरे को डर्मेट बनना है? सो आई थिंक आई वाज 23 जब मुझे ऐसे लगा था, जब मैं इंटर्नशिप अपनी कर रही थी, कि मुझे डर्मेटोलॉजी एज अ सब्जेक्ट अच्छा लगता है। हम लोगों का इंसिडेंटली एमबीबीएस के टाइम पे इतना एक्सपोजर नहीं था, सो हमें नहीं पता था दैट स्किन इतनी इंपॉर्टेंट ब्रांच है। बट इन इंटर्नशिप मुझे समझ आया दैट मुझे ये सब्जेक्ट करना है, आई वांट टू टेक दिस अप, क्योंकि ये इसमें ऑफ कोर्स थोड़ा पढ़ना ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि स्किन में अंदर जो भी कुछ बॉडी में हो रहा है वो सब स्किन पर आता है। सो बट देन इंटरेस्टिंग बहुत है, because you get to know so much about your own body again from a different perspective, because as a organ हम इसको ब्यूटी से एसोसिएट कर रहे हैं, बट ये रिफ्लेक्शन है हमारे इंटरनल बॉडी स्टेटस का। सो एक ब्यूटी का एस्पेक्ट है व्हेन इट कम्स टू स्किन, एंड एक हेल्थ का एस्पेक्ट है व्हेन इट कम्स टू स्किन। सो दोनों तरीके से अगर स्किन को हम समझें और एनालाइज करें और अंडरस्टैंड करें, इट्स अ लवली ऑर्गन टू अंडरस्टैंड एंड ट्रीट इट ऑल्सो एज अ फिजिशियन। तो आपने 23 की एज में आपको जब पता चला कि अब मैं डर्मेटोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ, तब से आपने स्किन केयर रूटीन चालू कर दिया था या फिर बाद में स्टार्ट किया? सो कोइंसिडेंस की बात है दैट जब मैं एमबीबीएस स्टूडेंट थी, जब मैं कॉलेज में शुरुआत में भी थी, तब मैं रात को मॉइस्चराइजर और दिन में सनस्क्रीन लगाती ही थी। अच्छा, इट्स जस्ट दैट, ऑटोमेटिकली। हाँ मतलब वो डिफॉल्ट ऐसा कुछ था, हैबिट थी। बट जब मैंने डर्मेटोलॉजी पढ़ना शुरू किया, उसके बाद आई रियलाइज दैट आई वाज डूइंग दिस राइट टिल नाउ। हम्म। एंड इसके बाद जब पढ़ाई शुरू करी, उसके बाद आई डिड इट विद मोर डिसिप्लिन। अच्छा, फर्क ये था बस। तो मतलब कि 20 साल के बाद आपको मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाना शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल, एक्चुअली जब आप 20s में होते हो, तो आप जब अपना स्किन केयर करते हो, वो स्किन केयर इज इट शुड बी मोर अबाउट प्रिवेंशन, क्योंकि आपकी स्किन तब वैसे यंग है, आपको इतने इश्यूज होते नहीं है। बट आगे आप इश्यूज प्रिवेंट कर लो, उसके लिए आपको स्किन केयर इस तरीके से रखना चाहिए। अच्छा, सो इसलिए मॉइस्चराइजर लगाना, सनस्क्रीन लगाना, दो बहुत बेसिक स्टेप्स हैं, बट 20s में करने चाहिए थ्रू कोई डिसिप्लिन। डिफरेंस होता है कि हमें 20 से 30 के बीच में कोई स्पेसिफिक स्किन केयर रूटीन फॉलो करना चाहिए, फिर 30 से 40 कोई स्पेसिफिक स्किन केयर, और फिर 40 के बाद कुछ और, या फिर एक कॉन्टिन्यूटी हम मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन से भी काम चला सकते हैं थ्रू आउट आवर लाइफ? सो मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन ये दो स्टेपल्स हैं हम्म। जो हम नहीं छोड़ सकते हैं, अच्छा, कोई भी एज कोई में? भी एज ग्रुप 20 में। से पहले भी?
20 से पहले भी, जब आप बच्चे हैं तब भी, क्योंकि मॉइस्चराइजर आपका रिपेयर मैकेनिज्म इंश्योर करेगा, सनस्क्रीन आपका डिफेंस इंश्योर करेगा, ओके। प्रोटेक्शन इंश्योर करेगा। बट जब आपकी एज चेंज होती है तो आपका स्किन का सेल टर्नओवर रेट चेंज होता है, एंड इसलिए आपकी स्किन की रिक्वायरमेंट, केयर की रिक्वायरमेंट भी चेंज होती रहती है, तो वो इवॉल्व हमें करना होगा विद एज। सो जैसे आप लेट 20s पे आओगे तो आपको थोड़ा एंटी एजिंग को इंक्लूड करना होगा। अच्छा, लेट 20s में लेट लाइक 20s 28 में 29 में। 28-29 थोड़ा कोलाजन प्रोडक्शन आपको स्टिमुलेट रखना है, उस हिसाब से रेटिनॉल, आप थोड़े लो ग्रेड के रेटिनॉल इंट्रोड्यूस करोगे। आप एंटीऑक्सीडेंट सिरम्स इंट्रोड्यूस करोगे, क्योंकि थोड़ा प्रोटेक्शन एनहांस करना है, तो विटामिन सी सिरम इंट्रोड्यूस करोगे। जब आप 30s में आओगे आप ज्यादा एम्फोसिस एंटी एजिंग पे करोगे, तो मे बी कोई पेप्टाइड सीरम जो और थोड़ा रिपेयर करे स्किन को, वो भी आप ऐड करोगे। हाइलुरोनिक एसिड ऐड करोगे। 40s में थोड़ा सैगिंग आने लग जाएगा, हम्म। विमेन में पेरीमेनोपॉजल एज हो जाती है, हार्मोनल चेंजेस होने लग जाते हैं, तो और थोड़ा उससे स्किन सेंसिटिविटी इश्यूज, ड्राइनेस, ये सब भी होगा। तो हमें और थोड़ा कोलेजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने वाला स्किन केयर रेजिमेन, which ओके। could be even professional skincare if you need to take, ओके, you know, सम like आउटसाइड। external, like getting some procedures done, chemical peeling for skin texture, pigmentation. ये सब नेचुरल फूड से नहीं मिल सकता हमें? फूड से, देखो स्किन एक ऑर्गन है ना, तो हमें हर एस्पेक्ट को, लाइक हम हर ऑर्गन का ध्यान रखेंगे, स्किन का भी हम उस तरीके से ध्यान रखेंगे, हम अपना खाने का भी ध्यान रखेंगे, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लेंगे, सीड्स लेंगे, हम प्रोटीन ज्यादा लेंगे, ओमेगा फैटी एसिड्स लेंगे, शुगर का कंट्रोल रखेंगे, प्रोसेस्ड फूड इनटेक कंट्रोल रखेंगे, लाइक वी वुड डू फॉर एनी ऑर्गन, क्योंकि ये अच्छा। भी एक ऑर्गन है। बट क्योंकि ये ऑर्गन एक्सटर्नल वेयर एंड टेयर भी लेता है, तो इनवेरिएबली एक स्टेज के बाद स्पेशली, या अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है, फॉर एग्जांपल पिगमेंटेशन है, एक्ने है, तो आपको उसके लिए थोड़ी असिस्टिव ट्रीटमेंट्स साथ में लेनी चाहिए, बिकॉज ओके। ऑब्वियसली इंटरनल चेंजेस स्किन पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जब तक उनका करेक्शन होना शुरू होगा, प्लस एक्सटर्नल वेयर एंड टेयर को आप बैलेंस आउट करोगे, काउंटर करोगे, तब तक थोड़ा असिस्टिव मोडालिटीज आपको लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। मैंने सुना है कि हम यूजुअली डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि रेटिनॉल लेना शुरू करो 28 29 में, बट देन सम डर्मैट्स से कि रेटिनॉल नहीं लेना चाहिए, रेटिनॉल बहुत ही खराब भी कर सकता है स्किन को, अच्छा भी कर सकता है, सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट टेकिंग रेटिनॉल। ये कितना ट्रूथ है? आई एग्री विद इट कम्प्लीटली। जैसे मैं खुद इस एज में भी, आई मीन मिड 40s में, रेटिनॉल नहीं लगाती हूँ। ओके। सो एक जनरलाइज्ड आप अंडरस्टैंडिंग करते हो, बट हर मॉलिक्यूल को, हर इंग्रेडिएंट को आपको कस्टमाइज करके ही, सजेशन बेस्ड आपकी ओके। स्किन टाइप के हिसाब से यूज करना चाहिए। लाइक आई हैव वेरी थिन स्किन, तो अगर मैं बहुत ज्यादा ओवर जीलस हो जाऊंगी विद यूज ऑफ अ रेटिनॉइड ऑन माय ओन स्किन, तो वो थिनिंग उसकी ज्यादा होने लग जाएगी। ओके। सो दैट इज राइट, रेटिनॉल या रेटिनॉइड्स, उनके डिफरेंट ग्रेड्स, डिफरेंट परसेंटेज हमें ओनली ऑन सजेशन यूज करने चाहिए। ऐसा भी हो सकता है नॉट एवरी स्किन नीड्स इट, बट अगर आपको इंट्रोड्यूस करना भी है अपने आप, तो भी आप लो ग्रेड का रेटिनॉइड यूज करो, ओके। लोअर परसेंटेज यूज करो, क्योंकि रेटिनॉइड आपके स्किन सेल टर्नओवर को रेगुलेट करता है। ओके। अगर आप बहुत ज्यादा ओवर एंथुजियास्टिक हो जाओगे इन ट्राइंग टू यूज अ हायर ग्रेड, कि मैं फटाफट रिजल्ट आ जाए, मुझे, मेरे को डेड सेल हट जाए और मेरी स्किन रिजुविनेट हो जाए, और लॉट ऑफ टाइम्स हमने देखा है लोग अपनी स्किन का बैरियर डैमेज करके, स्किन सेंसिटिविटी इश्यूज करके हमारे पास आ जाते हैं। रेटिनॉल इतना ज़्यादा मार्केट में मिलने लगा है और प्रिस्क्राइब भी करते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। एक्चुअल में रेटिनॉल करता क्या है स्किन के साथ? सो रेटिनॉल का काम, इट्स अ विटामिन ए डेरिवेटिव। ओके। उसका काम है, जो हमारे स्किन का डेड लेयर है, स्ट्रेटम कॉर्नियम है, उसको वो झड़वाता है, ओके। और हमारे नीचे के जो स्किन के लेयर्स है, स्ट्रेटम बेसालिस बोलते हैं हम, नीचे का जो लेयर, वहां से लेकर स्ट्रेटम कॉर्नियम की जर्नी, जो सेल टर्नओवर होता है, उसको रेगुलेट करता है। इसको ओके। हम केराटिनाइजेशन बोलते हैं। तो ये केराटिनाइजेशन के प्रोसेस को थोड़ा जल्दी कर देता है, फास्ट कर देता है। ओके। तो आपका जो डेड सेल पाइलअप है, वो राइट। रेगुलरली एक्स्ट्रा डेड सेल शट ऑफ होता रहता है। ओके। सो योर स्किन इज इन अ रिन्यूड स्टेट, इन अ रिजुविनेटेड स्टेट। ओके। नाउ इसका यूज ये है, एक तो आपका डलनेस नहीं रहेगा, आपकी स्किन थोड़ी ब्राइट रहेगी, थोड़ा ग्लो रहेगा आपके स्किन में। बट इसको, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एक्सफोलिएटर बोलते हैं हम, तो अगर आप इसको करेक्ट तरीके से इस्तेमाल करोगे, लाइक जब भी आप रेटिनॉइड यूज कर रहे हो, आपको सन प्रोटेक्शन करनी है,
आपको साथ में मॉइस्चराइजर लगाना है, ओके तब ये एंटायर बैलेंस्ड अप्रोच से हम उसका अप्रोप्रिएट बेनिफिट ले पाएंगे। ओके। व्हेन यू से कि रेटिनॉल, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर कोई पर्टिकुलर टाइप का मॉइस्चराइजर होता है, हम कोई भी ऐसे कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं? सो मॉइस्चराइजर्स एक्चुअली एक टर्म है। मॉइस्चराइजर मींस जो स्किन का हाइड्रेशन बढ़ाए। इट्स अ ओके। मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट जो स्किन का हाइड्रेशन बढ़ाए। वाटर से हाइड्रेशन नहीं बढ़ती? सो वाटर, सो ट्रांस एपिडर्मल वाटर मतलब एक स्किन का वाटर कंटेंट होता है, दैट इज इंटरनल हाइड्रेशन। बट मॉइस्चराइजर्स आपकी स्किन को एक्सटर्नली प्रोटेक्ट करते हैं, ओके। एक्सटर्नली हाइड्रेट करते हैं, सील करके रखते हैं। तो मॉइस्चराइजर भी बट स्किन टाइप के हिसाब से तो होते हैं। मतलब कितना मर्जी पानी पी लो, एक्सटर्नल स्किन उससे कोई इफेक्ट नहीं कर रही, और इंटरनली वो सो इंटरनल पानी पीना या इंटरनल स्किन का वाटर अब्जॉर्प्शन बढ़ाना, लाइक स्किन बूस्टर्स एक्सेट्रा, से हमेशा हमारी स्किन की रेजिलियंस को अच्छा रखता है। बट अच्छा। एक्सटर्नल वेयर एंड टेयर, एक्सटर्नल प्रोटेक्शन, एक्सटर्नल रिपेयर के लिए हमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ मॉइस्चराइजर्स करना जरूरी है। ओके। नाउ इसमें अ लॉट विल डिपेंड ऑन हमारी स्किन टाइप कैसी है। अगर मेरी ऑयली स्किन है तो मुझे जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज करने हैं। अगर मेरी ड्राई स्किन है तो मुझे थिक इमोलिएंट्स यूज करने हैं, ओके। ऑयल बेस्ड यूज करने हैं। अगर मेरी स्किन अटोपिक है या सेंसिटिव स्किन है तो मुझे ऐसे मॉइस्चराइजर्स यूज करने हैं जो मेरी स्किन को सील करके रखें, साथ में उसको सूदन करके रखें, जिनको हम सिरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर्स बोलते हैं। ओके। सो एंड देन ऑफ कोर्स एज भी, जैसे आप यंगर हो तो आप लाइट सिरम्स, लाइट हाइड्रेटिंग एजेंट्स यूज कर सकते हो। जैसे आप 40s में आए, थोड़ा थिकर प्रोडक्ट। 50s में आपको बहुत ड्राइनेस हो जाएगी, आप पोस्ट मेनोपॉज एज ग्रुप में आ जाओगे, बहुत ड्राइनेस हो जाएगी। तो थिकर, मोर स्क्वालिन बेस्ड, मोर कोलेस्ट्रॉल बेस्ड, मोर सिरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर्स, ऐसे हम एज के हिसाब से भी उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ज्यादा क्रीमी बढ़ाते जाते और हैं। एज के हिसाब से या जेंडर के हिसाब से भी, मतलब मेल्स में क्या होता है? सो स्किन स्किन केयर ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये थोड़ा अच्छा। सा मिसकंसेप्शन है टू थिंक दैट मेन और विमेन के प्रोडक्ट्स अलग होने चाहिए। ओके। इट्स नॉट दैट मैंडेटरी, बट फेस इन वॉश भी, जनरल, फेस वॉश भी सेम? yeah, so I'll just explain. So in general, men का जो ऑयल ग्लैंड प्रोडक्शन है, हाँ। जो सेबेशियस ग्लैंड प्रोडक्शन है, वो थोड़ा ज्यादा है। ओके। सो दे नीड प्रोडक्ट्स जो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड हो, जो ज्यादा ऑयल का जो एक्स्ट्रा पाइलअप होता है उसको हटाएं। विमेन दैट में थोड़ा सॉफ्टर स्किन है, अप्रोप्रिएटली हाइड्रेटेड है, ऑयल ग्लैंड्स जस्ट अबाउट करेक्ट, मतलब बहुत मोटी नहीं होती है, बहुत ज्यादा सीबम प्रोडक्शन नहीं होता है, तो विमेन नीड मोर जेंटल क्लेंजर्स। ओके। थोड़ा फर्क ये पड़ जाता है। ठीक है। बट स्किन टाइप के हिसाब का मॉइस्चराइजर ऑलमोस्ट सिमिलर है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द नीड इन अ मैन एंड व्हाट इज द नीड इन अ वुमन। सो यू पिक अप द मॉइस्चराइजर अकॉर्डिंगली। क्योंकि आजकल जो ब्रांड्स हैं वो स्पेशली मेल्स के लिए एक अलग से फेस वॉश क्रीम्स निकालते हैं कि चारकोल प्रोडक्शन है, और इसमें चारकोल है, इसमें ये है वो है, तो वो मतलब कोई फायदा नहीं है उसका। हम सेम फेस वॉश और सेम क्रीम भी यूज कर सकते हैं। एक्चुअली बहुत कोई एडेड एडवांटेज है नहीं। एज अ डर्माटोलॉजिस्ट यू वोंट फाइंड हम लोग बहुत ऐसे प्रोडक्ट्स सजेस्ट करेंगे ये मेन स्किन का है और ये विमेन स्किन का है। इट्स अबाउट द मॉलिक्यूल, ओके। it's about the skin type, the indication. So it's not so much about man and woman, it's about age, skin type, skin need that the product has to be used. So thoda sa ye I'm just going to suggest that it's a marketing, ओके, मार्केटिंग trend वाले। and all of that, but इसका बहुत कोई added advantage नहीं है। कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हर बंदा यूज कर रहा है और नहीं करना चाहिए उसे यूज? I think retinol बहुत common हो गया है। retinol and vitamin C, ओके। ये दो प्रोडक्ट्स हैं जो आई सी एवरी सेकंड पर्सन कमिंग टू माय यूजिंग। ओपीडी जो खुद आजकल यूज कर रहे हैं। अच्छा। एंड रेटिनॉल बहुत गड़बड़ का मॉलिक्यूल हो सकता है अगर हमने उसको करेक्ट स्ट्रेंथ में, करेक्ट ग्रेड में और करेक्ट तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो। सो दैट इज आई थिंक रेटिनॉइड्स को आपको डॉक्टर के सजेशन से करना चाहिए। विटामिन सी अगेन कोमेडोजेनिक हो सकता है कभी ओके। कभी, तो मतलब? मतलब वो एक्ने कर सकता है, पिंपल्स कर अच्छा। सकता है, ओके। इंड्यूस आपके स्किन पे। तो अगेन विटामिन सी भी आप एज एन एंटीऑक्सीडेंट सिरम इस्तेमाल करो, मे बी टुवर्ड्स योर लेट 20s and 30s, बट टेक अ सजेशन फ्रॉम अ डॉक्टर। विटामिन सी के लिए?
कोई विटामिन जैसे सी। हम घर पे बहुत सारी चीज, जैसे विटामिन सी लेमन में होता है, ऑरेंजेस में होता है, ऐसे सिट्रस फ्रूट्स में होता है। तो घर पे इंडिया में तो स्पेशली घर पे हमारी मम्मी और दादी नानी घर पे ही कुछ तो पेस्ट बना देते थे ऑरेंज पील्स का, और तो ये भी इक्वली हार्म कर सकते हैं, या फिर हम सिर्फ प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, विटामिन सी प्रोडक्ट्स? सो अस्कॉर्बिक एसिड है। राइट। हाँ, सो नाउ आई डोंट नो बेनिफिट कितनों में ये करता है, बट हम इन आवर प्रैक्टिस हम डेली देखते हैं इरिटेशन बहुत लोगों में कर देता है। हम्म। सो दीज आर जो आपके किचन के प्रोडक्ट्स हैं या किचन के फूड आइटम्स हैं, आप उनको खाइए, उनका ओके। बेनिफिट वहां से लीजिए इंस्टेड ऑफ लगाने के। लगाने के ओके। बजाय, बिकॉज दे कैन बी वेरी हार्श ऑन सम स्किन्स। हम्म। तो एंड इंस्टेड मेडिकल ग्रेड, उसी अगर विटामिन सी लेना है तो आप मेडिकल ग्रेड का विटामिन सी लो, ओके। बिकॉज लॉट ऑफ टाइम स्किन इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन, सेंसिटिविटी ये इंड्यूस हो जाती है, फिर हम एलर्जिक रिएक्शन संभाल रहे होते हैं और फिर एक पूरा बैरियर डैमेज हो जाता है, उसको रिपेयर कर रहे होते हैं। ओके, तो मतलब कि बहुत लोग बोलते हैं कि अंडा लगाओ सर पे और डैंड्रफ खत्म हो जाएगी, या कर्ड लगाओ, या फिर कुछ भी आंवला लगाओ, या कुछ, तो ये सारे एक्चुअल में खाने चाहिए, लगाने नहीं चाहिए, राइट? Absolutely, absolutely. I ओके। think you should go by what is science-based treatment approach, dermatology-based correct approach when it comes to तो all ये this. तो मॉइस्चराइजर की बात हो गई, आपने बोला सनस्क्रीन लगाना भी इम्पोर्टेंट है, कोई पर्टिकुलर एसपीएफ होता है कि इस एसपीएफ का सनस्क्रीन ही लगाओ, या कुछ भी लगा दो? So sunscreen में आपको SPF 30 and above. ओके। That should be your फॉर इंडियन स्किन और फॉर एनी स्किन? for all skin types. Indian skin में particularly हमारा मेलानिन प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा है, तो हम inherently थोड़े protective हैं, but then at the same time हमारे skin में pigmentation issues भी थोड़े ज़्यादा होते हैं, एंड वी आर अ ट्रॉपिकल कंट्री। या तो हमारी जो सन रेज है वो पड़ती भी इस तरीके से, तो हमें एक्चुअली फोटो प्रोटेक्शन करना चाहिए। हम सोचते हैं कि अगर आपकी कॉकेशियन स्किन है, आप बहुत फेयर हो तभी सनस्क्रीन लगाना है, नहीं, हमें ज़्यादा फोटो प्रोटेक्टिव फ्रॉम फोटो डैमेज, पिगमेंटेशन इश्यूज, उस पॉइंट ऑफ व्यू से एजिंग ऑल्सो, फोटो एजिंग ऑल्सो, हमें सनस्क्रीन लगानी चाहिए तो मतलब रेगुलरली। सनस्क्रीन सिर्फ काले होने से बचने के लिए नहीं लगाना है, जो लोग थोड़े डार्क साइड पे भी हैं वो भी सनस्क्रीन लगाएं ताकि उनका एजिंग रुक सके। Absolutely, absolutely. Because ओके। photoprotective benefits आपके fine line, wrinkle, pigmentation issues and now even skin cancers, जो इंडिया में आप नहीं देखते थे पहले इतना, अब हम देख रहे हैं because of depletion of ozone layer. The protection from skin cancers also, from that perspective also, from overall skin health perspective, हमें sunscreen लगाना चाहिए। और कोई पर्टिकुलर ब्रांड है जो आप रिकमेंड कर सकते हो, या फिर कोई भी SPF 30 से हम ऊपर लगा दे तो वो काम चल जाता है? SPF 30 and above, uh, what is important कि आप अपनी skin type के हिसाब से लगाएं, ओके। ना जेल बेस्ड अगर आपकी ऑयली है, क्रीम बेस्ड अगर ड्राई है, एंड बार बार लगाएं। तो कोरियन प्रोडक्ट्स इतने फेमस हो रहे हैं मार्केट में, मतलब स्पेशली जेंजीज के अंदर, जो भी, इनफैक्ट मेरी खुद की सिस्टर हु इज 13-14 ईयर ओल्ड, वो भी कोरियन प्रोडक्ट्स ही लगाती है। तो कोरियन प्रोडक्ट्स लगाने चाहिए, हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स अच्छे चल रहे हैं। सो हमारी कोरियन स्किन नहीं है ना, हाँ। सो द अंडरस्टैंडिंग इज दैट हमें हमारी स्किन टाइप के हिसाब से लगाना चाहिए, कोई भी इनसाइड इंडिया और आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड वेर एवर, कहीं पे भी हो। आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट्स लगाओ। जब हम कोरियन स्किन है नहीं तो हम कोरियन प्रोडक्ट्स नहीं, हमें क्या एडवांटेज दे देंगे वो, राइट। सो टू से। बट देखा जाए तो वो हाइड्रेशन, बैरियर रिपेयर, इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करने की इंटेंस हाइड्रेटिंग एजेंट्स ही होते हैं उनके प्रोडक्ट्स भी। एंड ये कॉन्सेप्ट कि कोरियन ग्लास स्किन हो जाएगी वगैरह, या नो, हमारी स्किन टाइप ही अलग है, सो तो आप वो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। राइट, व्हेन यू से ग्लास स्किन, तो जब हम ग्लास स्किन की बात करते हैं ना, हमारे दिमाग में सेलिब्रिटीज आते हैं कि मलाइका अरोड़ा खान की स्किन इतनी अच्छी कैसे है 50s में भी, और करीना कपूर की स्किन इतनी अच्छी कैसे है? कोई वो स्पेसिफिक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, या जनरली हमारे जैसे ही प्रोडक्ट्स यूज करते हैं? आई थिंक इट्स कंसिस्टेंसी, ओके। नो, कंसिस्टेंसी इज डेफिनेटली द की, मोर देन कॉम्प्लेक्सिटी। आपको कंसिस्टेंट होना है, एंड दे आर वेरी डिसिप्लिन बिकॉज their job sort of demands them to be so presentable all the हम्म। time, इसीलिए, and of course makeup and filters वो सबका भी रोल तो है ही, but what we've, after years of treating high profile patients, have realized that their discipline quotient is very high. डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है, ऐसा क्या डिसिप्लिन करते हैं वो? मतलब सनस्क्रीन लगाना है तो समय से लगाएंगे, विटामिन ओके। सी लगाना है तो समय से तो हर लगाएंगे। रोज वो सुबह उठ के सनस्क्रीन लगाते हैं, एब्सोल्युटली। उसके बाद? फिर
अगर रात का समय है तो अपना मॉइस्चराइजर ठीक से लगाएंगे, एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स ठीक से लगाएंगे, अपने ट्रीटमेंट्स जो प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स वो लेते हैं वो बहुत डिसिप्लिन से टाइम से लेते हैं, अपने स्किन टाइप का बहुत ध्यान रखते हैं कि उसके हिसाब से करेक्ट ट्रीटमेंट करी जाए। अगर कुछ उनमें ऐसे लगता है कि कोई स्किन डिसऑर्डर आ रहा है, कोई पिगमेंटेशन इशू आ रही है, एक्ने आ रही है, तो फटाफट आके ऑन टाइम ट्रीट कराते हैं। सो ऑल दैट मेक्स अ डिफरेंस। तो एक दिल्ली में जो इंसान रह रहा है, जैसे मेरे जैसा इंसान जो इतना पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहा है ऑलरेडी, तो क्या स्किन केयर रूटीन होना चाहिए उसका सुबह से लेकर रात तक, ताकि मुझे भी ग्लास स्किन मिल सके? बिकॉज अभी मेरा जॉब भी कैमरा के आगे फेस करना है, बट आई डोंट नो, मतलब वी आर नॉट एजुकेटेड इनफ। हमें स्कूल में नहीं सिखाया गया कि स्किन केयर क्या होना चाहिए, कॉलेज में नहीं सिखाया गया स्किन केयर क्या होना चाहिए, और कभी भी नहीं सिखाया गया। दैट्स ट्रू। इनफैक्ट व्हेन वी टॉक टू डर्माटोलॉजिस्ट तब हमें पता चलता है कि अच्छा, सनस्क्रीन भी लगाना इंपॉर्टेंट है। इससे पहले तो कभी हमें बताया नहीं गया। तो क्या होना चाहिए हमारा एक डेली रूटीन, ताकि हमारा स्किन हम प्रोटेक्ट कर सकें? So are you in 20s or in 30s now, Bhavishya? I'm now in 30s. All right. So, Deep. okay. So what we need to understand is that antioxidant serum हम introduce करेंगे. Okay. तो 2 बूंद विटामिन सी सीरम एवरी मॉर्निंग फेस वॉश करके, जेंटल क्लेंजर। एंड क्लेंजर भी याद रखना है कि हमको दिन में 2 बार ही क्लेंजिंग करनी है। बहुत ज्यादा हम सोचें कि हम एकदम स्पिक एंड स्पैन क्लीन कर देंगे फेस, उससे हमारा जो नॉर्मल अच्छा फ्लोरा है वो भी वॉश आउट हो जाता है। तो दिन में 2 बार ही फेस वॉश, मॉर्निंग में फेस वॉश करके 2 बूंद विटामिन सी सीरम और Okay. सनस्क्रीन। Okay. सनस्क्रीन 3 से 4 घंटे के बाद रिपीट करनी है। Okay. एंड 2 फिंगर यूनिट फुल फिंगर लेंथ हमें सनस्क्रीन लगानी है अच्छे से। इतना तो शाम फिर के, पसीना आना नहीं शुरू हो जाता? नहीं आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से लगाइए, इट्स वेरी Okay. कंफर्टेबल। Okay. एंड शाम के टाइम पे या रात के टाइम पे फेस वॉश करके देन हल्का सा लाइट हाइलुरोनिक एसिड सिरम, देन उसके ऊपर एक मॉइस्चराइजर। एंड बिकॉज यू आर इन 30s वी विल इंट्रोड्यूस अ लाइट पेप्टाइड एंड लाइट रेटिनॉल आल्सो फॉर यू इन द नाइट। सो हम लेयरिंग कर लेंगे, हम रिपेयर जितना हम रात के टाइम पे वो करेंगे, और दिन में सनस्क्रीन विटामिन सी जो डिफेंस के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। और अगर अभी तक मैंने कभी कोई प्रोडक्ट नहीं लगाया, 30 ईयर तक अभी मैंने कुछ नहीं लगाया है, जस्ट समटाइम्स यूज मॉइस्चराइजर, दैट्स इट, तो भी ये काम करेगा, या मतलब उम्र निकल चुकी है? नो नो, ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज गुड टू स्टार्ट द राइट थिंग। ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दैट जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करो, इंट्रोड्यूस वन प्रोडक्ट एट अ टाइम। अब ओके। अगर हमने विटामिन सी शुरू किया है तो हम विटामिन सी पहले करेंगे फॉर अबाउट अ वीक और 2, फिर उसके बाद एक रेटिनॉइड, ओके। फिर उसके 1 या 2 हफ्ते के बाद एक पेप्टाइड। सो वन थिंग एट अ टाइम सो दैट योर ओके। स्किन डजंट गिव अ हॉस्टाइल रिएक्शन एंड ओके। इट हैज टाइम टू अडेप्ट टू अ न्यू मॉलिक्यूल। और कोई इंसान अगर 20s में है तो उसका सेम रूटीन होना चाहिए या कुछ डिफरेंट होता है? सो 20s में ज्यादा हम प्रिवेंशन की तरफ जा रहे हैं, लाइक आई ओके। सेड। तो 20s में हम मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन लगाएंगे एंड वी आर गुड। दैट्स इट। दैट्स इट। जैसे हम लेट 20s में आएंगे, लाइट रेटिनॉइड इंट्रोड्यूस करेंगे रात को। जब हम 30s में आ जाएंगे थोड़ा पेप्टाइड भी ऐड कर लेंगे, तो हम एड ऑन करते जाएंगे। एंड कंसिस्टेंसी, जैसे मॉइस्चराइजर 20s में बहुत लाइट होगा क्योंकि हमारा सीबम प्रोडक्शन अच्छा है। एज वी कम टू 30s तब भी लाइट मॉइस्चराइजर से हमारा काम चल जाएगा। जब हम 40s में आएंगे तो हमारी ऑयल ग्लैंड श्रिंक होने लग जाएगी, हम्म। तो थोड़ा सा हमें थिकर मॉइस्चराइजर चाहिए रात के टाइम पे। देन हम ओके। 50s में आएंगे, ड्राइनेस और बढ़ेगी, हम्म। तो हमें ऐसे मॉइस्चराइजर चाहिए जो थिक भी हैं, स्किन को सील भी करें, स्किन को रिपेयर भी करें। तो फिर जो इतने सारी चीजें चल रही हैं, फिलर्स, बोटॉक्स, ये सब चीजें, ये सब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी इफ यू आर फॉलोइंग दिस रूटीन? सो एक तो होता है when हम अब हम ये फिलर बोटॉक्स की जो बात कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, हम एंटी एजिंग के डोमेन को अब हम टच कर रहे हैं। नाउ एजिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा हमें समझना होगा उससे पहले। एजिंग इज एजिंग एट स्किन टेक्सचर एंड एजिंग एट माय फैट लेयर लेवल एंड एट माय बोन लेवल। जब हम एज कर रहे हैं हमारी बोन की रिजॉर्प्शन भी हो रही है और हमारा फैट का लेयर जो है वो भी रिपोजिशन हो रहा है ओके। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, लूजनिंग ऑफ आवर टेंडन्स एंड लिगामेंट्स एंड जो होल्डिंग एलिमेंट्स हैं हमारी स्किन के वो भी थोड़े सैग कर रहे हैं, ओके। लूजन अप हो रहे हैं, ओके। कोलेजन प्रोडक्शन रिड्यूस हो रहा है, एंड स्किन टेक्सचर जो वेयर एंड टेयर बाहर से ले रहा है, डेड सेल पाइलअप एक्स्ट्रा हो रहा है, वो भी इफेक्ट हो रहा है और वो भी एजिंग कर रहा है, तो फाइन लाइन रिंकल्स आ रहे हैं। नाउ फाइन लाइन रिंकल्स को हम हाइड्रेशन, कोलेजन प्रोडक्शन विद सुपरफिशियल एजेंट से हम टेक केयर कर सकते हैं, सन प्रोटेक्शन करके हम फाइन लाइन्स को डिले कर सकते हैं। बट जो सैगिंग है जो डीपर लेवल पे है, उधर के लिए हमें कोलेजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करके रखने के लिए इन टाइम
प्रिवेंटिव एजिंग प्रोसीजर्स जैसे हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड हो गया, अल्थ थेरेपी एटसेट्रा, या रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड डिवाइस, एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस प्रोसीजर्स टाइमली कर करके हमें कोलेजन प्रोडक्शन स्टिमुलेट करके रखना है। ओके बट जब हमें एविडेंट सैगिंग दिखने लग जाए, जैसे हमें लग रहा है कि हमारा चीक्स का वॉल्यूम कम हो गया है, ओके या हमें नेजोलेबियल फोल्ड्स प्रोमिनेंट हो रहे हैं, मेरे प्री जॉवल्स आ रहे हैं, मेरी जॉ लाइन डिफ्यूज हो रही है, तब या एक स्टेज शॉर्ट ऑफ दैट में आप फिलर्स शुरू करोगे। आप ऑन टाइम थोड़ा सपोर्ट देना शुरू कर दोगे। ओके बोटॉक्स आप यूज करोगे अपने रिंकल्स को डिले करने के लिए। ओके तो ये जो है, ये डीपर लेवल में जो एजिंग प्रोसेस हो रहा है, जो आप सिर्फ प्रोडक्ट से टेक केयर नहीं कर सकते हो, उसका ध्यान रखने के लिए इन प्रोसीजर्स का वंडरफुल बेनिफिट है। और फिलर्स यूजुअली हम कौन से एरिया में कराते हैं अपने फेस के? फिलर्स, आप यहाँ से टेम्पल का वॉल्यूम लॉस हो रहा है, आपका चीक्स का वॉल्यूम लॉस हो रहा है, सैगिंग आ रहा है, आपको चीक्स को सपोर्ट देना है, नेजोलेबियल फोल्ड आ रहा है, प्री जॉवल आ रहा है, जॉ लाइन डिफ्यूज हो रही है, कहीं पे भी करा सकते हैं ऑफ फेस में? कोर्स जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि वॉल्यूम डेफिसिट हो गया है हम्म, या लिफ्ट देना है, वहां पर आप फिलर कर और सकते हो। बोटॉक्स कहाँ पे कराएंगे? बोटॉक्स जहाँ पर लाइंस है, ओके रिंकल्स है, जो एक्सप्रेशन से आ रही है, वहां पर बोटॉक्स आएगा। ओके बट वी ऑल्सो डू बोटॉक्स, जैसे अब हम मैसेटर के लिए बोटॉक्स करते हैं, जो हमारे फेस के कंटोरिंग में हमें हेल्प करता है। अगर मैसेटर ये मसल है, बल्कि है, तो कंटोरिंग में हेल्प करता है। तो जहाँ पर मस्कुलर एक्टिविटी को आप कंट्रोल करना चाहते हो, रिंकल्स फॉर्मेशन को कंट्रोल करना चाहते हो, वहां पर बोटॉक्स होता है। तो इसका कोई साइड इफेक्ट होता है? कंप्लीटली सेफ होता है ये? कंप्लीटली सेफ है। दिस डिपेंड्स ऑन द इंजेक्टर, द अच्छा प्रोडक्ट दैट इज बीइंग यूज्ड। आपको आपका इंजेक्टर, आपका डॉक्टर का क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सब पता होना चाहिए। वो प्रोडक्ट्स आप ठीक इस्तेमाल करवाएं अपने ऊपर, ये जरूरी है। बट अदरवाइज इफ इट्स अ ट्रेन्ड डॉक्टर एंड द राइट प्रोडक्ट्स आर बीइंग यूज्ड, आर कंप्लीटली सेफ प्रोसीजर्स। ओके। तो मेरे फेस को देख के क्या लगता है कि कहाँ पे मेरी क्या जरूरत है अभी? कुछ है जरूरत या एकदम परफेक्ट दिखती हूँ मैं? No, I think you're perfect, but थोड़ा सा हम skin boosters introduce कर सकते हैं for ओके you. A little bit of nasolabial has just begun to come in, so a little bit of support in your mid ठीक है face and the nasolabial can be done. And skin boosters are good to do for you. There is a biomodulator called Profilo that can be introduced for you. Profilo is in between a filler and a booster. मतलब वो water absorption थोड़ा करा देगा वहाँ पर, जहाँ पर हमें थोड़ा सा lift filling effect देना है, वो उसको कर देगा। तो without looking very done up, आप लाइट मॉडिफिकेशन करके एट योर एज, दैट कैन बी अ वंडरफुल प्रोडक्ट टू यूज फॉर यू। Okay, so somebody who is a content creator or a podcaster like me, or somebody who keeps on facing the camera, उसको मेकअप करने का बहुत ज़रूरत पड़ता है। कोई ऐसा साइड इफेक्ट होता है मेकअप करने का जो स्किन को खराब कर सकता है, या फिर अगर मेकअप ना करना हो तो उसका क्या रिप्लेसमेंट है? व्हाट कैन वी यूज? सो अगर आप ऑक्लूसिव प्रोडक्ट यूज कर रहे हो एज अ मेकअप रेगुलरली और कीपिंग द मेकअप ऑन फॉर लॉन्ग आवर्स, तो एक्ने हो सकता है, ओके बिकॉज ऑक्लूड करेगा आपके पोर्स को। एज एन ऑल्टरनेटिव वी हैव दीज टिंटेड सनस्क्रीन नाउअडेज, ओके है ना, जिसमें जिंक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड ऐसे सेफर मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट यू कैन यूज। दे आर आल्सो लाइक अ लाइट मेकअप बेस, लाइट मेकअप प्रोडक्ट। ओके तो आपका इट्स नॉट गोइंग टू ऑक्लूड योर ग्लैंड्स फॉर टू लॉन्ग, एंड मेक श्योर दैट आप रात को अपना मेकअप अच्छे से निकाल के विद अ क्लेंजिंग बाम एंड देन मॉइस्चराइजर लगा के सो रहे हो ठीक से। ओके। और मैंने ये भी सुना था कि जब हम फेस वॉश करते हैं ना, उसके बाद एक कोई प्रॉपर वे होता है आपके फेस को वाइप करने का। यू कांट जस्ट रब रब इट, और ऐसा कुछ है या? So ideally, every movement on the face should be in upward direction, ओके because the muscle movement is like that. And also every movement that you're doing on your face, so thoda circulation में भी help करता है. But in general, it should be upward and it should be gentle, in to out and in the upward direction. बट वी कैन यूज एनी टाइप ऑफ क्लॉथ? Gentle muslin, soft cotton cloth, that is always preferable. Nothing that is harsh or rough, because otherwise वो micro tear करेगा आपके skin पे. So something which is very gentle, soft and muslin, ऐसे cotton वाले कपड़े. जैसे आपने बोला ना, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट स्किन हेल्थ, डर्मेटोलॉजी, हमारे दिमाग में फीमेल्स ही आती हैं। बट आई एम सीइंग कि अब nowadays a lot of males are also coming in and taking care of their skin। अब उनको चाहिए कि हम भी सुंदर दिखे, तो उनके लिए भी सेम प्रोसीजर फॉलो हो सकता है फिलर्स बोटॉक्स का, या उनका कुछ डिफरेंट है? नहीं, it's same. It's same. It just depends on the grade of the correction that they want. ओके It just depends on that. शायद वॉल्यूम थोड़ा अलग हो, क्योंकि मेल स्किन थोड़ी रोबस्ट है कंपेयर टू अ फीमेल स्किन, तो उनका
जो स्किन केयर होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, प्रोडक्ट्स थोड़े से मॉलिक्यूल थोड़े अलग टाइप के होंगे, बट व्हेन इट कम्स टू करेक्शन, जैसे अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो करेक्शन के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज करेंगे वो सिमिलर ही होंगे। इट्स जस्ट दैट पॉइंट्स जो आप डालेंगे, क्योंकि मैस्कुलिन फेस थोड़ा अलग लगता है फ्रॉम अ फेमिनिन फेस, तो पॉइंट्स जिस पे आपके इंजेक्टर ओके प्रोडक्ट को वो डालेंगे, the way they will put the product, that will be different, but the products used will be the same. एंड द The एज quantity, कैन बी सेम कि age can be same, quantity needed may be different, the points of injection will be different, ओके but molecule wise it will be same. और फिलर्स बोटॉक्स एक बार करा लिए तो वो थ्रू आउट रहता है, वी हैव टू रिपीट आल्सो? So fillers and botox, they have a life, ओके average life of if you get a botox session done, that the effect of it will last about 4 to 6 months, and filler ki about 9 to 12 months. ओके सो आफ्टर दैट आपको रिपीट कराना है ऑन टाइम, एंड Okay. प्रेफरेबली उसका पूरा इफेक्ट वीन ऑफ हो उससे 1 महीना पहले आप करा लो, ओके सो यू गेट इट डन रेगुलरली, बट दे आर सेफ मॉलिक्यूल्स, दीज आर ऑल तो नेचुरल डिराइव्ड प्रोडक्ट्स अंदर नाउ। ही डिसॉल्व हो जाते हैं स्किन के? सो बोटॉक्स का जो इफेक्ट है दैट गोज बाय रीइनोवेशन, ओके मतलब अगर मैंने ये मसल फोरहेड की अपनी मसल को टेम्परली सप्रेस करा है, उसका एक्टिविटी मूवमेंट टू सप्रेस द रिंकल्स हियर, बट आई विल ऑलवेज वांट टू एक्सप्रेस, मैं आईब्रोज रेज करूंगी, फ्राउन करूंगी, एक्सप्रेशंस दूंगी, तो बाय रीइनोवेशन ये वाली मसल्स की जो नर्व्स हैं वो न्यू नर्व्स फॉर्म होंगी, एंड उस तरीके से बोटॉक्स का इफेक्ट जाएगा। दैट यूजुअली टेक्स अबाउट 4 to 6 months। सो अगर देखा जाए तो हेल्दी भी है बोटॉक्स, ओके बिकॉज आप रीइनोवेशन कर रहे हो, a lot of new nerves are getting formed। ओके मतलब कराना ही चाहिए मतलब फिर तो। इट्स गुड, इट्स गुड। अब ये सारे एफडी अप्रूव्ड प्रोसीजर्स इसलिए हैं क्योंकि इन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्टडीज नो साइड इफेक्ट्स हैव बीन फाउंड। द ओनली थिंग इज ऑलवेज अबाउट गेटिंग इट डन फ्रॉम द राइट पर्सन। आप अपने डॉक्टर की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वो सब चेक करो, बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है इन प्रोसीजर से कराने में। आप एक किसी इंसान को देख के बता सकते हो कि उसने बोटॉक्स या फिलर कराया हुआ है, या नहीं पता चलेगा? द गुड रिजल्ट इज व्हेन यू कांट मेक आउट आपने उनके नेचुरल फीचर्स को एनहांस किया है बट आपने ओवरडन नहीं किया है, right? या That is a good job ओके as a doctor. So I shouldn't be able to make out. Of course, मेरी तो नजर पकड़ लेगी if it's a filler because of the skill that I have and the fact that I'm an injector myself. But a good result is when you are not able to pinpoint and say कि हाँ इन्होंने बहुत procedures कराए, आपने उनके ही features को enhance किया है, and we have just upgraded a little more for the confidence of the patient to be a little more. That is a good result. तो जब हम जैसे अभी तो हम डर्मेटोलॉजी का पॉडकास्ट कर रहे हैं, जब हम योगा का पॉडकास्ट करते हैं ना वो कम्प्लीटली ऑपोजिट बोलते हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब मुझे योगा गुरु बोल रहे हैं कि आप सन में बैठो, सुबह सुबह सन में बैठो, सन की रेज लो, आप ये सब आर्टिफिशियल चीज़ें ना कराओ, ब्रीदिंग करो। और जब हम डर्मेटोलॉजिस्ट का पॉडकास्ट करते हैं वो कह रहे हैं कि आप सन से दूर रहो, आप विटामिन डी का वो ले लो, टैबलेट ले लो, या फिर कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज से विटामिन डी ले लो, लेकिन सन से दूर रहो क्योंकि हमारा तो किसकी बात माननी चाहिए? So a little bit of sun exposure is important क्योंकि आपका विटामिन डी सिंथेसिस हो रहा है, बट इतना विटामिन डी सिंथेसिस आप 4 आवर्स धूप में बैठ के सन डैमेज कर लोगे, अपने कितना इस ऑर्गन को डैमेज करके ठीक है आपको क्या फायदा होगा? एंड यू वोंट बी जनरेटिंग सो मच विटामिन डी जस्ट फ्रॉम दिस ऑर्गन, इट्स ऑल्सो योर डाइट, it's also about taking your supplements on time. It's not only your skin's responsibility to generate vitamin D for you, ओके बट इन द प्रोसेस अगर आपने ज्यादा सन एक्सपोजर कर लिया, अनप्रोटेक्टेड सन एक्सपोजर कर लिया, तो आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी। सो इट्स अ बैलेंस, आप थोड़ा एक्सपोजर करो, जस्ट अबाउट इनफ, लाइक अबाउट हाफ एन आवर एवरी डे, ओके थोड़ा विटामिन डी स्टिमुलेटेड रहे, एंड बट देन प्रोटेक्ट योर स्किन, ओके फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द डे प्रोटेक्ट योर स्किन। ठीक है। तो एसी में रहने से स्किन डैमेज होती है या एसी इज कम्प्लीटली सेफ? सो एसी आपकी स्किन को डिहाइड्रेट करता है, ओके so because of the process of dehydration skin sensitivity and skin dryness issues बढ़ते हैं, तो आपको हमेशा मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए when you're अगर आप sitting in a ओके sunscreen। एसी में बैठे हो तो आपको हमेशा मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए अगर आप एसी में बैठ रहे हो तो। अगर मेरी स्किन ड्राई है या ऑयली है तो फिर एसी मेरे लिए अच्छा ही है, क्योंकि वो ऑलरेडी अगर मेरा स्किन ऑयली है तो एसी में बैठना इज इनफैक्ट बेनिफिशियल,
यू आर सेइंग, क्योंकि वो ड्राई करके रखेगा, मेरे को एक्ने नहीं आएंगे। So, skin hydration is not just about oil. It's Okay. also about the water, transepidermal water in your skin. Okay. It's also about external barrier protection. हम्म, So, एक है मेरी oil gland का production और एक है मेरे skin का water content within the skin और एक है मेरे skin का external layer का sealing with a hydrating agent. आप oil gland का production AC से modify नहीं कर सकते हो, बट जो वाटर कंटेंट है वो सूखापन एसी के इफेक्ट से आने लग जाएगा. सो द स्किन विल बिगिन टू गेट मोर डिहाइड्रेटेड एंड सेंसिटिव अगर आप एसी में ज्यादा देर बैठ रहे हो तो. एक्ने ड्राई स्किन पे ज्यादा आता है या ऑयली स्किन पे ज्यादा आता है, या फिर स्किन कितने टाइप्स की होती है और कौन से स्किन पे एक्ने आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं? सो आपकी 4 टाइप की स्किन होती है. ओके, इट कुड बी ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन एंड सेंसिटिव. 4 टाइप की स्किन हो गई. एक्ने ऑफ कोर्स ऑयली स्किन थोड़ी ज्यादा प्रोन होती है एक्ने के लिए, बट आफ्टर अ सर्टेन एज एक्ने इज अबाउट द हार्मोनल चेंजेस and the stress factors that your body is going through. So acne is a reflection of all those changes that your body is dealing with. So it's not so much about oily and dry skin after a point. Could be आपकी बहुत skin dry है, but आपके oil glands in particular area ज़्यादा active है, ओके, जिसमें आके बैक्टीरिया बार बार बैठ रहा है, इसलिए एक्ने हो रहा है. ओके. सो ऑयली स्किन है, थोड़ी ज्यादा प्रोन है, बट इट कुड बी इंटरनल चेंजेस आल्सो व्हिच इज कॉजिंग एक्ने. कोई मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट है कि हम जान सकते हैं कि हमारी कौन सी स्किन टाइप है? सो आप अपना फेस वॉश करो, हम्म, आधे घंटे के बाद आप टिश्यू लो और अपने टिश्यू को डैब करो अपने फेस पे. ड्राई टिश्यू को? ड्राई टिश्यू को डैब करो. अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा ग्रीजी सा लग रहा है टिश्यू, देन यू हैव अ ऑयली स्किन. इफ नॉट, देन इट इज, या आपको लग रहा है आपकी स्किन बहुत ड्राई है, स्ट्रेची है, तो वो ड्राई स्किन है. रेड है तो इन्फ्लेम्ड स्किन है, तो वो सेंसिटिव स्किन है. बट अगर वो बहुत ड्राई भी नहीं है, बहुत ऑयली भी नहीं है? ऑयली भी नहीं है, देन इट्स अ कॉम्बिनेशन स्किन. ओके. अभी आपने बोला कि बैक्टीरिया आके बैठ जाता है फिर एक्ने हो जाता है, तो एक्ने का क्या रीजन होता है एक्चुअल में? सो एक्ने है क्या? इट्स जस्ट डायलेटेड ऑयल ग्लैंड्स जिसमें एक बैक्टीरिया, प्रोपिनोबैक्टीरियम एक्ने, जिसका बाहर से आता है? सो इट्स अ पार्ट ऑफ अ नॉर्मल फ्लोरा. हम सबकी स्किन पर है ओके, प्रोपिनोबैक्टीरियम एक्ने. बट जब उस बैक्टीरिया को उसका खाना ज्यादा मिलने लग जाता है, जैसे कि? जैसे आप, अब आपकी ऑयल ग्लैंड बड़ी हो गई, हाँ, इंटरनल कोई हार्मोनल चेंज हुआ जिसकी वजह से वन ऑफ द रिसेप्टर्स ऑन द ऑयल ग्लैंड्स गॉट एक्टिव, हम्म, ग्लैंड बड़ी हुई, उसने सीबम ज्यादा बनाया, इस बैक्टीरिया को उसका खाना ज्यादा मिला, वो मल्टीप्लाई करके एक्ने करने लग गया. ओके. दैट इज हाउ इट हैपेंस, तो मतलब मल्टीप्लाई. ऑयल ग्लैंड बड़ी होती है तो एक्ने ज्यादा हो जाता है? सो ऑयल ग्लैंड बड़ी होना, आई कुड जस्ट हैव बिगर ऑयल ग्लैंड. हो सकता है मेरी स्किन बहुत ग्रीजी है, बहुत ऑयली है, बट पिंपल्स नहीं हो रहे हैं. मतलब मेरा बैक्टीरिया ग्रो करने का एनवायरनमेंट उसको नहीं मिल रहा है, ओके, बट आपकी ग्लैंड सिक्रीशन भी ज्यादा बना रही है, प्लस इट इज गिविंग अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर द बैक्टीरिया टू ग्रो, which could be hormonal changes in my body, which could Okay. be variation in my immunity levels, which could be variation in my stress level, oxidative stress accumulation in my body. उस सब के एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया इजीली ग्रो कर जाएगा. तो इन सब, अगर ये सारी चीजें हैं तो आपके स्किन पे एक्ने हो सकता है? यस, इट्स अ रिफ्लेक्टर. एक्ने सिर्फ फेस पे हो सकता है या बॉडी पे कहीं पे भी हो सकता है? सो व्हाइल हमारी पूरी बॉडी पे ऑयल ग्लैंड्स हैं, कुछ जगहों पे वो डोमिनेंस में होती हैं. जैसे हमारा स्कैल्प, हमारा फेस, हमारा अपर चेस्ट, हमारा बैक, अपर आर्म्स, थाइज, बटक्स, इन जगहों पे ऑयल ग्लैंड्स डोमिनेंस में हैं, मतलब ग्रुप्स में, क्लस्टर्स में. तो जैसे आपके फेस पे एक्ने हो सकता है, आपके चेस्ट पे एक्ने हो सकता है, बैक पे हो सकता है, आर्म्स पे, थाइज पे, बटक्स पे. ये एरियाज हैं जिनमें आपको पिंपल्स हो सकते हैं. स्कैल्प पे भी पिंपल्स हो सकते हैं? स्कैल्प पे भी हो सकते हैं पिंपल्स, बट स्कैल्प में डैंड्रफ आपको ज्यादा होता है. मतलब वही ग्लैंड की पैथोलॉजी, बट यहाँ पर एक फंगस है कॉल्ड मैलिसेसिया फरफर स्कैल्प में, जो ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है और हमें डैंड्रफ होते हैं. और फेस पे बैक्टीरिया ग्रो करता है तो हमें एक्ने हो जाता है. तो डैंड्रफ तब होता है जब हमारा ऑयली स्कैल्प होता है? वन ऑफ द फैक्टर्स. क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया कि आपका स्कैल्प अगर ड्राई है और ऑयल ऑयल लगा दो अगर डैंड्रफ है तो, लेकिन आप कह रहे हो कि ऑयली है तब भी डैंड्रफ हो सकता है. सो ये हम बहुत गलत कॉन्सेप्ट इंडिया में फॉलो करते हैं कि हमें डैंड्रफ है तो हम ऑयलिंग करें. ओके, ऑन दी कॉन्ट्री वो टेम्परली तो सप्रेस कर देगा एपरेंट ड्राइनेस को, क्योंकि वो जो ड्राइनेस आपको फ्लेक्स दिख रहे हैं
It's not just dryness, it's not just dry skin. It is हम्म। extra dead cell pileup coupled with the fungus called Malassezia furfur growing in those areas. अच्छा। So, and that is happening because oil gland की secretion ज़्यादा है. ओके। अगर आप ऑयलिंग करते हो तो आप टेम्परली उसकी विजिबिलिटी कम कर रहे हो, बट इन द लॉन्ग रन आपकी ग्लैंड और ऑक्लूड हो जाएगी, उसके सिक्रीशंस और पेंट अप हो जाएंगे और आपकी ये जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है और ज्यादा स्टबर्न हो जाएगी. तो ऑयल लगाना चाहिए बालों में या नहीं लगाना चाहिए? नहीं नहीं, अगर आप लगा भी रहे हो तो आप लगाओ, आधे घंटे के बाद आप शैम्पू कर लो. इससे मेरे को एक चीज़ याद आई। मैं ना ट्रिप पे गई थी, मेरे साथ मेरे साउथ इंडियन फ्रेंड्स थे। मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जैसे आप बोल रहे हो ना रात को ये रूटीन होना चाहिए। उनका एक ही रूटीन था पूरे 6 दिन। वो रात को सोने से पहले अपने फेस पे कोकोनट ऑयल लगा के सोते थे। एंड आई वाज लाइक कि उनकी स्किन ऑलरेडी ऑयली है, वो और ऑयल लगा के सो रहे हैं, बट देन आल्सो इट इज शाइनिंग। सो थोड़ा कोकोनट ऑयल में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है. इट्स ए इमोलिएंट, हाइड्रेटिंग एजेंट है, थोड़ा एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट भी है. तो अगर आपकी बहुत एक्ने प्रोन या बहुत ज्यादा ग्रीजी ऑयली स्किन नहीं है तो कोकोनट ऑयल ठीक है. बट अगर आपकी स्किन ऑयली है या एक्ने प्रोन है, आप कोकोनट ऑयल लगाओगे तो आप अपने पोर्स को और क्लॉग करोगे ओके। एंड आप अपने आप को यू विल एंड अप विद स्टबर्न एक्ने देन. सो ओके। इट आल्सो डिपेंड्स स्किन टाइप क्या होता है. ओके। और अगर सपोज हमें कोई मार्क है स्किन पे या फेस पे नहीं, कहीं पे भी किसी भी स्किन बॉडी पे, और उस पे ऑयल लगा रहे हैं कोकोनट ऑयल, तो चांसेस हैं कि वो मार्क वैनिश हो जाए? थोड़ा एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट है, एनिमोलिएंट है, हाइड्रेटिंग एजेंट है. तो इसको हम पोस्ट इंफ्लेमेटरी इफेक्ट बोलते हैं. मतलब कोई पिंपल ने निशान छोड़ा, कोई चोट लगी उसने निशान छोड़ा, मतलब कुछ इन्फ्लेमेशन स्किन पे हुई और वो स्किन की इन्फ्लेमेशन का इफेक्ट पोस्ट इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हुए. तो ओके। अगर आप कोई भी इमोलिएंट लगाते हैं तो वो थोड़ा स्किन, क्योंकि टिश्यू रीमॉडलिंग कर देता है, तो कोई भी हाइड्रेटिंग एजेंट, नॉट जस्ट कोकोनट ऑयल, ओके। any hydrating agent when applied can help us lighten the marks a little, but then of course a separate treatment for the scars or marks has to be तो taken. ये कोकोनट ऑयल लगाने की जगह अगर हम कोकोनट खा रहे हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा? कोकोनट ऑयल अलग है एप्लीकेशन के और खाने का बेनिफिट अलग है. खाने का बेनिफिट होता है स्किन पे? कोकोनट इज कोकोनट हेल्दी फॉर स्किन? It has its own nutrients and additive effects, but then uh, oil as an application is a separate entity altogether ओके। when it comes to coconut, because as a it's a byproduct of one of the parts of coconut. Now on its own also it has an anti-inflammatory ओके। effect, it has vitamin E etc. also, antioxidant भी हो गया थोड़ा सा उसका इफेक्ट. तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जो एप्लीकेशन में भी आपको थोड़ा फायदा कर देगा. बट अगर आप, बिकॉज इट्स अ ऑयल, अगर आप बहुत ज्यादा देर लगा के रखोगे तो ये ऑक्लूड करके आपको एक्ने कर सकता है. तो मैं ऑन द कॉन्ट्री एडवाइस करती हूँ कि आप नहाने से आधे घंटे पहले, इवन इफ यू हैव अ ड्राई स्किन, आप नहाने से आधे घंटे पहले कोकोनट ऑयल से मसाज करो, आधे घंटे रखो, एंड देन नाइस लाइट हाइड्रेटिंग फेस वॉश या हाइड्रेटिंग सोप से आप अपनी बॉडी को क्लेंस कर लो, फेस को क्लेंस कर लो. ओके। तो कोई फूड्स हैं जो बेस्ट होते हैं हमारी स्किन के लिए? एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स, लाइक? विटामिन सी, आपके नींबू, संतरा, कीनू, कीवी, ओके। tomato. So vitamin C is best for skin. Yes, and it also, tomato has lycopene, so it also helps in regeneration. Okay. Seeds, then green tea, alkaloids है, flavonoids है. ये सब चीजें रोज लेनी चाहिए? हाँ, मतलब मॉडरेशन में. ओवर जीलस होके तो कोई भी चीज ऐसा कोई एडिटिव बेनिफिट तो नहीं कर Is देगी. it just vitamin C that is good for skin or कोई भी? विटामिन सी, सीड्स, antioxidants, omega fatty acids, regulation of your sugar intake, magnesium, all of these are good for your skin. मैंने अभी रील वायरल जा रही है आजकल ना, कि घी है वो लोग अपने फीट पे लगा रहे हैं और उसको ग्रीस कर रहे हैं और किसी तो इंस्ट्रूमेंट से उसको रब कर रहे हैं, और फिर वो जब ब्लैक हो जाता है तो देखते हैं कि ओ इतने सारे टॉक्सिन्स हैं मेरी बॉडी में, वो निकल गए। इज इट ट्रू और इज इट अ मिथ? ये टॉक्सिन्स नहीं निकालता कुछ घी, बट हाइड्रेटिंग एजेंट है, इमोलिएंट है, तो ओके। वो सॉफ्टन करेगा स्किन को, आपकी क्रैक्स को हील कराने में हेल्प करेगा, ड्राइनेस को ओवरकम करेगा, बट ऐसे कोई टॉक्सिन्स नहीं निकालता. तो एप्लीकेशन ऑफ घी ऑन स्किन इज हेल्दी और इज इट अनहेल्दी? It's an emollient hydrating agent, ओके। but it's very occlusive. Again, like oil, like coconut oil that we just discussed, अगर आप बहुत ज्यादा घी भी बहुत देर के लिए लगा दो एक तो ही बात occlusive है। है. हाँ, तो आप हाइड्रेटिंग एजेंट के जैसे इस्तेमाल करो उसको, बट बहुत कम समय के लिए.
तो अभी जैसे आपने बोला कि ऑयल और घी इक्वली काम करता है, ऑयल ग्लैंड्स को वो बंद भी कर सकता है, क्लॉग कर सकता है, बट हमें नहाने से आधा घंटा पहले ले लेना चाहिए। आप वॉश ऑफ कर दोगे तो फिर भी बेनिफिशियल हो सकता है। बट व्हाट अबाउट लिप्स, अगर हम विंटर्स नहीं भी हैं, मतलब समर्स भी हैं, तब भी मैं नोटिस करती हूँ मेरे लिप्स हमेशा ड्राई रहते हैं, उसका कोई रीजन है? सो लिप में ना ऑन इट्स ओन ऑयल ग्लैंड्स नहीं है, हम्म। तो लिप का एंड वेयर एंड टेयर बहुत लेता है लिप आउटसाइड वर्ल्ड का। तो अगर मैं बार बार लिप लिकिंग कर रही हूँ, अगर मुझे कुछ डेफिशिएंसीज हैं जैसे बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, अगर मैं कुछ मैटिफाइंग लिपस्टिक ज्यादा लगा रही हूँ, प्रोडक्ट्स ऐसे लगा रही हूँ, टूथपेस्ट का कांटेक्ट बहुत देर तक टूथपेस्ट लगाया या मुझे टूथपेस्ट से एलर्जी, ये सब लिप की ड्राइनेस करता है। ओके। So hydrating your lips externally with a lip balm again and again, of course having a lot of water, correcting the deficiencies अगर हैं, these will always help अगर आपको lip dryness है तो। ओके। और अगर लिप्स डार्क होते जा रहे हैं, मतलब पहले लिप्स पिंक थे बट अब डार्क हो रहे हैं, उसका भी कोई रीजन होता है या उसको रिवर्स कर सकते हैं? आजकल तो ऑफ कोर्स मैटिफाइंग लिपस्टिक्स क्योंकि बहुत यूज कर रहे हैं women, तो इसलिए डार्कनिंग ऑफ लिप्स हो रहा है उससे। एंड जेनेटिक फैक्टर्स ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं, डार्कनिंग ऑफ लिप्स डेफिशिएंसीज कंट्रीब्यूट करती हैं। करेक्शन के लिए लिप लाइटनिंग मेडिसिन है जो ओके। यूज करी लिप कलर को लाइटन करने के लिए हेल्प करते हैं। स्मोकिंग करता है, दैट कैन ऑल्सो कॉज लिप पिगमेंटेशन, तो स्मोकिंग कॉजेस को करेक्शन करना, उनका स्मोकिंग कंट्रोल करो, डेफिशिएंसीज हैं तो उनको करेक्ट करो। एंड एट द सेम टाइम यू कैन टेक द हेल्प ऑफ केमिकल पील्स एंड लेजर्स व्हेन इट ओके। कम्स टू lip lightening. हम्म। That's also very important and काफी output is very nice. So you और should किसी के लिप्स अगर बचपन से ही डार्क है, वो भी हम पिंक कर सकते हैं? आप वो तो स्किन टाइप हो गया ना। हम्म। स्किन टाइप इज ऑल्सो मेरा टेक्सचर, कलर, एवरीथिंग, टोन एंड एवरीथिंग। अगर बचपन से है तो आप बहुत मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, बट हाँ अगर कुछ एडिटिव ड्राइनेस एक्सेट्रा है तो आप उसका करेक्शन कर सकते कलर हो। नहीं करवा सकते हम उसको कर परमानेंट? सकते हैं, माइक्रोब्लेडिंग बोलते हैं हम ओके। उसके, वी कैन गेट दैट डन, दोस आर एक्सटर्नल पिगमेंट डिपोजिशन करके आप उसका कर सकते हो, वी कैन गेट द इफेक्ट पर एनहांस्ड। आपने बोला स्मोकिंग की वजह से लिप डार्कनिंग होती है, तो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग पे ना बहुत ज्यादा चर्चे चलते हैं कि नहीं करनी चाहिए। आपको क्या लगता है, स्मोकिंग ज्यादा खराब चीज है या ड्रिंकिंग ज्यादा खराब चीज है हमारी स्किन के लिए? स्मोकिंग, ओके। स्मोकिंग आउटराइट, बिकॉज स्मोकिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अक्यूमुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। एंड वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो हम इतने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स जो आजकल लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही तो है, डेली वेयर एंड टेयर का इतना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अक्यूमुलेशन है, प्लस आप इनहेरेंटली इतना स्मोक कर रहे हो, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा रहे हो आप अपने बॉडी का, अपने स्किन का। आप कितना भी इफेक्ट कर लो, वो आप एक्सटर्नली उसको वापस ऑक्सीडेंट डाल रहे हो, वो सब काउंटर हो जाएगा फिर। तो ड्रिंकिंग कम हार्मफुल है, ड्रिंक कर सकते हैं? अल्कोहल सडन कार्बोहाइड्रेट सर्च करता है ओके। तो अगर आपने मॉडरेशन, आपके लिवर को डैमेज कर सकता है, इफेक्ट ऑफ ऑल ऑफ दैट, आपकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होगी, एंड पिगमेंटेशन इश्यूज, एक्ने, these all problems will become a little more prolonged and chronic, but the damage that smoking does is much more than what alcohol does in your skin. अच्छा। मैंने तो सुना था कि बियर से सर्द होते हैं ना तो बाल अच्छे हो जाते हैं। थोड़ा कंडीशनिंग इफेक्ट होता है। अच्छा, तो बियर से सर्द हो सकते हैं? हाँ, मैं थोड़ा कंडीशनिंग इफेक्ट है, दैट्स ऑल, बट उसके टेम्परेरी। लिए इतने अच्छे बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं, बियर क्या यूज करना उसके लिए। राइट, क्योंकि बियर में तो बाकी चीजें भी होती हैं, हाँ, ऑफ कोर्स, स्वीटनर्स भी होते हैं। या तो स्वीटनर्स आई डोंट थिंक आर हेल्दी फॉर योर हेयर, और इज इट? Absolutely, no, no, not at all. So that is why it's a myth. थोड़ा कंडीशनिंग इफेक्ट है, बट वो हल्के से कंडीशनिंग इफेक्ट के लिए हेयर शाफ्ट डैमेज भी तो हो सकता है इन पैरेलल। थोड़ा सॉफ्टनिंग करेगा बट यहाँ पर डैमेज कर देगा शाफ्ट को, देन व्हाट इज द पॉइंट? इसलिए करेक्ट प्रोडक्ट्स यूज करो। तो जब अभी हम बात कर रहे थे ना, जब इसकी फिलर्स और बोटॉक्स की, आपने कहा सैगिंग हो रही है स्किन में, स्किन सैग हो रहा है, तो आप फिलर्स और बोटॉक्स ले सकते हो। स्किन सैगिंग का कोई रीजन भी है, इज इट जस्ट एजिंग या और कुछ भी है? सो अगर मैंने बहुत सडन वेट लॉस किया, हम्म। उससे मेरी स्किन जो है वो लूजन होगी। ओके। अगर मैंने पैरेलल में टोनिंग नहीं करी थी, स्पेशली आई जस्ट डिड क्रैश डाइटिंग, हम्म। और इवन इफ आई एम एन एथलीट, मैं बहुत इंटेंस जिमिंग करती हूँ, बहुत इंटेंस रनिंग करती हूँ, तो भी हमें, क्योंकि वॉल्यूम लॉस फैट रिजॉर्प्शन जल्दी होता है, हम्म। फैट डिसॉल्व जल्दी होता है अगर आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, तो भी हमें थोड़ी एजिंग एंड सैकिंग जल्दी दिखती है। ओके। सो इन बोथ सिचुएशंस वी नीड टू
help externally. हेल्प And एक्सटर्नली मतलब क्योंकि अभी जब हम सेलिब्रिटीज को देख रहे हैं ना, सडनली सबने वेट लॉस कर लिया। कपिल शर्मा एकदम पतला हो गया है, करण जौहर एकदम पतला हो गया है, आकाश अंबानी पतला, सब पतले हो रहे हैं। मतलब इज इट बिकॉज ऑफ सम रीजन, और कुछ क्या चल रहा है सेलिब्रिटीज के साथ? so आजकल ना there's a rampant use of these drugs, Manjaro, Ozempic, that you would have राइट। heard of. That of course coupled with energy based devices are being used for treatment of body contouring, weight loss में assist करने के लिए. uh, थोड़ा सा मेरा आई एम अ लिटिल डिफरेंट थॉट प्रोसेस पर्सन हियर और अ डॉक्टर हियर. मुझे लगता है बहुत अक्यूट सडन वेट लॉस विद द हेल्प ऑफ दीज ड्रग्स करने के बजाय हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. जैसे कि मंजारो, ओजेम्पिक। मंजारो, Ozempic, these drugs have a lot of side effects. हम्म। आप सडनली वेट लॉस करना चाह रहे हो, हम्म। बट देर एक्चुअली ये जो ड्रग्स हैं ये एक्चुअली हम बोलते हैं एगनिस्ट ऑफ GIPs एंड GLP-1 है, जो आपकी डायबिटीज में यूज करने वाली दवाई है. अगर आप डायबिटिक हो तो उसमें यूज करने वाली दवाई है. एज अ साइड इफेक्ट ऑफ दैट दे हेल्प इन वेट लॉस. ओके। उनका मेन पर्पस आपका शुगर लेवल कंट्रोल करना है बाय इंक्रीजिंग इंसुलिन प्रोडक्शन, ओके। एट द सेम टाइम सेंडिंग सिग्नल्स टू योर ब्रेन कि भाई मेरे को खाना खाना कम खाना है राइट। ना. मुझे तो मेरा एपेटाइट सप्रेस होगा हम्म। एंड मेरा जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मूवमेंट है वो स्लो डाउन होगा. ओके। सो नाउ बट ये सारे प्रोसेस में um, आपका इन पैरेलल साइड इफेक्ट प्रोफाइल भी बहुत है. बहुत एवरी डे वी आर सीइंग पेशेंट्स ऑफ सिवियर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इश्यूज हु बीन टेकिंग दीज ड्रग्स. तो नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, भूख सप्रेस हो जाना, हाइपोग्लाइसीमिया, सडन फेंटिंग. सो थोड़े सिवियर साइड इफेक्ट्स का रिस्क भी है, ओके। जैसे पैंक्रेटाइटिस, आईसाइट कॉम्प्लिकेशंस, थायराइड कैंसर्स वगैरह. तो आप अगर ले रहे हो तो आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में लो, राइट। preferably in consultation with an endocrinologist. So they are the right people to advise and guide us. It should be a team guiding you, a team of a dermatologist, physician, endocrinologist, gynecologist, a dietitian जो आपके लिए appropriate diet plan prepare करें. अगर आप ये drugs ले रहे हो तो कोई monitoring हो, lab test हो, आप monitor करके लें. ऐसे unmonitored ये drugs को लेना is not right. राइट। The side effect and risk profile could be high. इंस्टेड आई फील डाइट प्लान बनाओ, डाइट प्लान को फॉलो करो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो, एंड देयर आर दीज वंडरफुल एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस फॉर बॉडी कंटोरिंग नाउअडेज, जो थर्मल शॉक यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमसल स्टिमुलेशन यूज करते हैं बॉडी कंटोरिंग के लिए, एंड दे आर सेफ ऑल्सो. ओके। So they should be taken in collaboration and considered by patients along with lifestyle modifications for मतलब ये body जो contouring. आपने साइड इफेक्ट्स बताया ना, ये तो मेरे को बहुत टेक्निकल टर्म्स लग रही हैं, बट आई हैव सीन इन माय सराउंडिंग्स आल्सो पीपल आई नो हु आर टेकिंग ओजेम्पिक, मंजारो। उनका मुझे साइड इफेक्ट जो दिखा है वो ये है कि वो पूरा दिन सोते रहते हैं। वो उनको इतना ज्यादा लेथार्जी, लेजीनेस। अग्रीड, एब्सोल्युटली. सो वाइल हम इसको यूज कर रहे हैं वेट लॉस के लिए, हम ये भूल रहे हैं कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑन अ डेली बेसिस बहुत अफेक्ट हो रही है. यू आर फीलिंग वीकर, आपको आपका एपेटाइट स्टिमुलेट हो रहा है, आप एक्चुअली डायबिटिक पेशेंट नहीं हो, तो इतना सप्रेशन करना अपने एपेटाइट का, ये इंसुलिन लेवल को सडनली इतना हाई करना इज नॉट राइट फॉर अ नॉर्मल बॉडी जो अदरवाइज डायबिटिक से सफर नहीं कर रही है. तो आप अपने शुगर लेवल को सडनली बहुत ज्यादा नॉर्मल से ज्यादा ड्रॉप करवा रहे हो, तो हाइपोग्लाइसीमिया, नॉजिया, वॉमिटिंग तो है ही, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इफेक्ट तो हो ही रहा है, डायरिया हो रहा है, किसी को पेट में दर्द हो रहा है. But even depression I'm seeing या in a lot of patients. They're feeling so low. So you know what is the point? And या exclusively ये drug पे depend करना तो बिल्कुल ही गलत है. क्योंकि मोस्टली हम क्या देखते हैं ना, मंजारो, एज़ेम्पिक जो सडन वेट लॉस में हेल्प करता है, ये यूजुअली लोग कब लेते हैं? जब उनका कोई स्पेसिफिक ओकेजन आ रहा हो, बर्थडे आ रहा हो, शादी आ रही हो, या फिर कोई भी पर्टिकुलर ओकेजन आ रहा हो, उन्हें कहीं स्क्रीन पे अपेयर होना हो। तो इसके लिए कोई आप कुछ और सजेस्ट कर सकते हो कि ओजेम्पिक ना ले तो क्या करें? आप एक्सिलिस कराओ, अर्टिका कराओ, आप इतने सारे आजकल एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस हैं जो सेफ हैं, उनके सेशंस लो रेगुलरली. ओके। डाइट को मॉडिफाई करो अपनी, go on a exercise regimen, follow a complete pattern.
ओके, which will help in losing weight, in losing the extra fat, and in stimulating and toning your muscles also. तो ओके, इन टोटो कंसिडर करो इंस्टेड ऑफ अ शॉर्टकट. आई अंडरस्टैंड टाइम क्रंच हो सकता है, बट वो टाइम क्रंच का भी हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. आजकल इतने बढ़िया एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस हैं हुँ, दैट जो सेफ भी हैं विदाउट गोइंग थ्रू हार्श ट्रीटमेंट ऑफ योर बॉडी इन अ सडन वे. आप एक प्रॉपर रेजिमेंट फॉलो करो. और इसका कोई स्किन पे इफ़ेक्ट होता है ozempic और मंजारो का? सैगिंग होती है सैगिंग होती है। बिकॉज दैट्स कॉल्ड एज ओजेम्पिक फेस, हुँ, बिकॉज हुँ, सडन फैट लॉस हो रहा है. ओके, तो उसके लिए भी अप्रोप्रिएटली कोलेजन स्टिमुलेशन अगर आप कर ले भी रहे हैं ये मेडिसिन और आपको ये इफेक्ट हो रहा है, हेयर लॉस भी होता है, ओके, तो आपको इन पैरेलल, दैट्स व्हाई अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट शुड एज अ टीम बी ट्रीटिंग और गिविंग Monjaro and Ozempic, हुँ, so that in the right timeline, जैसे around third month हम expect करते हैं कि hair loss शुरू हो सकता है, हुँ, तो in parallel vitamins for hair strengthening भी आप लें. अगर राइट, sagging आ रही है तो in parallel correct procedures for collagen stimulation भी आप शुरू करें. That राइट, should happen in parallel. राइट। और अगर किसी का कोई इवेंट है, जैसे अभी शादियाँ आ रही हैं, बहुत सारी ब्राइड्स हैं कि उनको एक रूटीन फ़ॉलो करना होता है, प्री ब्राइडल होता है, ब्राइडल होता है, मेकअप होता है इतना सारा, बट उसके बावजूद उन्हें चाहिए होता है उनकी स्किन ग्लो करे। कोई ऐसा रूटीन है जो उनको ब्राइड्स को 1 महीने पहले से स्टार्ट कर देना चाहिए या फिर 1 हफ्ते पहले से स्टार्ट करना करना चाहिए, जिससे उनकी स्किन ग्लो करे? So brides को तो definitely procedures का help लेना चाहिए. ओके, ये along with the routine skincare that they should do, which is their food and their routine skincare regimen in terms of moisturizer, vitamin C, कब से peptides, स्टार्ट करना चाहिए? at least 6 months before एक 6 routine मंथ्स बनाना बिफोर, चाहिए. ओके, हाँ, but when it comes to the bridal glow that we say, वो हमें help of skin boosters in the clinic, with the help of photofacial milk peel, hydra facial, some brightening medifacials, clear lift, ये प्रोसीजर्स इन टाइम कराने चाहिए. लाइक 6 महीने से पहले 6 महीने पहले से उन्हें ये सारे प्रोसीजर करने चाहिए। सो 6 महीने पहले से आप थोड़े एक्सफोलेटरी प्रोसीजर शुरू करो. जैसे आप पीलिंग शुरू कर सकते हो, अपने लेजर हेयर रिडक्शन की सेशन शुरू कर दो तब, ओके, जो हमें स्किन स्मूदन करने में, हुँ, हेयर रिड्यूस करने में हमें टाइम मिल जाएगा. ओके, क्लोजर जैसे अभी आप 3 मंथ्स के रेंज में आ गए, तो आपको हाइड्रा फेशियल, स्किन ब्राइटनिंग, लाइटनिंग प्रोसीजर्स, टैन हटाने वाले प्रोसीजर शुरू कर देने चाहिए. स्किन का वाटर कंटेंट बढ़ाएं, वो प्रोसीजर शुरू कर देने चाहिए, जैसे स्किन बूस्टर्स. क्लोजर टू द वेडिंग आप मेडिफेशियल्स जो सेफ हैं, जैसे फोटोफेशियल मिल्क पील जो एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, मिल्क पील लैक्टिक एसिड पील है जो स्किन को हाइड्रेट करती है, बहुत ड्राई नहीं करती है, एंड स्किन बूस्टर्स जो स्किन का अगेन वाटर कंटेंट बढ़ा के शाइन देंगे आपके स्किन पे. ओके, ऐसे सेफ प्रोसीजर्स क्लोजर टू द वेडिंग, ओके, क्लोज़र टू द वेडिंग का क्या मतलब है? कितने टाइम about a फ्रेम? week 10 days before the wedding. ओके, व्हेन यू से हेयर रिडक्शन में बहुत सारी लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। इज़ इट हार्मफुल फॉर द स्किन? Not at all. लेजर हेयर रिडक्शन के 3 वेवलेंथ यूएस एफडीए अप्रूव्ड हैं, which is Nd:YAG, डायोड एंड अलेक्जेंड्राइट. ये 3 वेवलेंथ इसलिए यूएस एफडीए अप्रूव्ड है बिकॉज इन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्टडीज नो साइड इफेक्ट्स हैव बीन फाउंड. ओके, सो लेजर हेयर रिडक्शन कंप्लीटली सेफ प्रोसीजर है फॉर ऑल स्किन टाइप्स. बिकॉज जब आप लेजर हेयर रिडक्शन करते हो तो आप एनर्जी जो देते हो दैट इज डिपेंडेंट ऑन स्किन टाइप एंड हेयर टाइप, जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट असेस करके देंगे. स्किन टाइप चेंज नहीं होता किसी का, हेयर टाइप हर सेशन में चेंज होता रहता है, तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट वो असेस करके आपके स्किन टाइप के लिए देंगे वो एनर्जी. लेकिन अभी मैं देख रही हूँ ना लेज़र हेयर रिमूवल सिर्फ क्लिनिक्स में नहीं होता है, लाइक सैलून्स में भी स्टार्ट हो गया है। पीपल हैव बॉट देयर ओन मशीन जो घर पे ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया है लेज़र ट्रीटमेंट देना। इज़ इट आल्सो सेफ और ऐसा नो, नहीं? आई वुड दिस इज अ लॉट ऑफ साइंस. लेजर इज अ टर्म, ये आप वेवलेंथ्स यूज कर रहे हो. सो आई वुड suggest that this should be done only at a dermatologist center where it is doctor supervised. क्या हो सकता है अगर घर पे कर दिया तो? बर्न हो सकता है, सबसे ज्यादा तो बर्न हो गया अगर गलत एनर्जी दे दी, ठीक से रेजर नहीं किया. सो लेजर टेक्नीशियन होना अच्छा बहुत जरूरी है, डॉक्टर का सुपरवाइज करना बहुत जरूरी है, जो असेस करे आपका स्किन टाइप, हेयर टाइप, करेक्ट एनर्जी दे, मॉनिटर करे कि अच्छे से शेव हुई है तब लेजर शॉट्स गए, एरिया डिफाइन करके प्रॉपरली लेजर करवाओ. अगर प्रॉपर्ली रेज़र नहीं किया तो क्या हो सकता है? बहुत स्ट्रॉन्ग बर्न्स हो जाते हैं ओके, बिकॉज लेजर का प्रिंसिपल ये है कि वो मेलेनिन ढूंढता है, हुँ, उस वेवलेंथ पे मेलेनिन ढूंढता है. अगर यहाँ पर बाल ऊपर रह गया, सपोजिंग किसी ने अच्छे से रेजर नहीं किया, किसी टेक्नीशियन ने, बाल रह गया, जब लेजर आप शॉर्ट्स उधर दोगे तो वो एरिया बर्न होने के चांसेस होते हैं, या एनर्जी हाई दे दी आपने ओके। तो वो एरिया बर्न होने के चांसेस होते फॉर हैं. एग्जांपल अगर हम फेस पे हेयर रिडक्शन करा रहे हैं
उससे हमारी आईज पे कुछ इफेक्ट पड़ सकता है? सो हम ना कवर करते हैं आईज को, ओके। सो द अप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस आर टेकन, इससे कुछ इफेक्ट नहीं होता। लेकिन आजकल देख रहे हैं हम, नई नई मशीन्स आ रही हैं। व्हेन यू गो टू हेयर रिडक्शन प्रोसीजर, वो बताते हैं कि हमारे पास ये मशीन है, वो मशीन है। ऑल machines are safe, or there are particular type of machines which we should use? So it's about the technology being safe. Of course, Okay. you should ask कि आपके इधर कौन से डिवाइस यूज हो रहे हैं। तीन जो मैंने बताया अभी, जो एफडी अप्रूव्ड वेवलेंस है, एनडीआई, डायोड और एलेक्जेंड्राइड, ये आप पता करो कि Okay. टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है। ब्रांड्स तो अलग अलग हैं, वो तो मार्केटिंग पे बहुत डिपेंड करेगा, हम्म। अलग अलग है। बट एंड ऑल्सो आपके इधर डॉक्टर सुपरवाइज करते हैं कि नहीं करते हैं, टेक्नीशियंस एक्सपीरियंस्ड है कि नहीं है, ये सब ज्यादा जरूरी है व्हेन इट कम्स टू लेजर हेयर रिडक्शन। कोई परफेक्ट एज भी होती है लेजर हेयर रिडक्शन की? सो एफडी कहता है कि जब आज, जिस साल आपको मेनार्की आ जाती है, जिस साल आपको पीरियड्स आ जाते हैं, आप लेजर हेयर रिडक्शन करा सकते हैं। आई यूजुअली वेट 2 years आफ्टर दैट। 13-14 साल की उम्र में भी हाँ, करा यू सकते कैन गेट लेजर हेयर रिडक्शन डन। हैं? इफेक्टिव होता है ये? मतलब रिडक्शन मतलब रिमूवल होता है या कम हो जाता है? सो रिमूव परमानेंट रिमूवल नहीं है, परमानेंट रिडक्शन है। हम्म। मतलब आप 60 to 80% रिडक्शन इन डेंसिटी, थिकनेस एंड कलर कर रहे हो। मतलब अगर कोई डिस्टेंस पे बैठा है, ही इज नॉट एबल टू मेक आउट दैट यू हैव हेयर, वो एंड पॉइंट है। अच्छा। हमारी लैंग्वेज में इट्स कन्वर्जन ऑफ टर्मिनल टू वेलस हेयर, थिक टू थिन हेयर, हम्म। एंड यू हैव टू गो थ्रू सर्टेन सेशंस, मतलब मेन सेशंस और मेंटेनेंस सेशंस। उनमें अंतर ये होता है कि मेन सेशंस में एवरेज इंडियन वुमेन स्टडीज कहती हैं कि आप 8 to 10 मेन सेशंस लोगे और फिर मेंटेनेंस पे शिफ्ट करोगे। मेन सेशंस में आपको करेक्ट इंटरवल पे लेना है, विच इज यूजुअली 4 to 6 weeks, एंड आप हर सेशन में एस्केलेटेड एनर्जी लोगे जब तक एंड पॉइंट पहुंचेगा। ओके। एंड इसके बाद मेंटेनेंस सेशंस, मतलब वो लास्ट सेशन, लास्ट एनर्जी जिसके बियॉन्ड अब हमें समझ आ गया था कि इसके आगे रिड्यूस नहीं हो रहा है, उस पे देन मेंटेन किया जाता है, जो नीड बेस्ड होता है। मतलब मुझे जब बाल ज्यादा दिखेंगे, शायद वो 3 महीने में होगा, 6 महीने में होगा, दैट इज नीड बेस्ड। ओके। नाउ इसमें जो इफेक्ट डिफरेंस आता है या टाइमलाइन, ड्यूरेशन एंड रिजल्ट्स, एक तो आप समय से अपना सेशन ले रहे हो कि नहीं। इन बिटवीन योर लेजर सेशंस आपको थ्रेडिंग, वैक्सिंग, प्लकिंग, ब्लीचिंग नहीं करनी चाहिए। ओके। दैट विल आल्सो स्पॉइल योर रिजल्ट। लेजर कर सकते हैं? रेजर कर सकते हैं आप, फाइन क्लिपिंग सिजर्स यूज कर सकते हो, बट बाकी चीजें नहीं। नो अदर मोडालिटी ऑफ हेयर रिमूवल। एंड अगर आपको हार्मोनल इश्यूज हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं, तो वो आपकी टाइमलाइन थोड़ी बढ़ा देगा, बिकॉज ओके। इंटरनल हार्मोनल स्टिमुलेशन से फॉलिकल थोड़ा थिकर, रोबस्ट होता है और इंटरनली स्टिमुलेटेड होता है, इसीलिए। सो ये ओके। चीज हमें प्रैक्टिकल होके तो चलना है। मतलब किसी को थायराइड है तो उसको हो सकता है ज्यादा सेशंस लेने पड़े? करेक्ट, करेक्ट, बट ट्रीटमेंट फिर भी लेजर हेयर रिडक्शन ही है, ओके। जस्ट दैट आपके नंबर ऑफ सेशंस थोड़े ज्यादा होंगे, दैट इज ओनली यूजुअली डिफरेंस। कितने सेशंस रिकमेंडेड होते हैं? एवरेज 8 to 10 मेन सेशंस एंड देन मेंटेनेंस सेशंस जो नीड बेस्ड होते हैं। 8 to 10 सेशंस इन अ ईयर? नहीं, वो टाइमलाइन जैसे 4 to 6 weeks हो ओके। गया, या जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे लेजर हेयर रिडक्शन के साथ, इट विल टेक लॉन्गर फॉर योर हेयर टू कम बैक। तो जब आपकी 80% ग्रोथ दिखेगी तब आपको लेजर कराना है, विच कुड बी 4 weeks, 6 weeks, 8 weeks, इस ओके। टाइमलाइन पे। ओके। और ये मेल्स और फीमेल्स के लिए सेम ही सेशन, नंबर ऑफ सेशंस होते हैं, और ये इफेक्टिव होता है मेल्स में भी? यस, मेल्स में भी आप लेजर हेयर रिडक्शन करते हो, थोड़ा उनका फॉलिकल रोबस्ट है बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन, द हार्मोन, तो उनमें सेशंस थोड़े ज्यादा लगते हैं कंपेयर टू अ फीमेल, एंड एरिया, बॉडी एरिया भी इन्वॉल्वमेंट थोड़ा ज्यादा होता है कंपेयर टू अ फीमेल, बट ट्रीटमेंट फिर भी सिमिलर ही होती है, सेम वेवलेंथ यूज होती है, एनर्जी थोड़ी अलग होती है। स्कैल्प पे भी काम करता है ये? हाँ, यू कैन डू इट, बट व्हाई वुड आई वांट टू नो, रिड्यूस सपोज हेयर ऑन द। अगर नेप पे करना है, नेप एरिया में? Yes, we can do laser hair reduction on any part of your body जहाँ पर टर्मिनल हेयर है, थिक हेयर है, वहां, और उसको आप रिड्यूस करना चाहते हो, यू कैन गेट लेजर हेयर रिडक्शन डन। ओके। तो एक और टर्म जो हम कॉमनली आजकल सुन रहे हैं, आईवी थेरेपी, वो क्या होता है? आईवी इज इंट्रावीनस थेरेपी, ओके। मतलब आप जो आपके एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको डायरेक्टली आप अपने गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम को बाईपास करके डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ले रहे हो। ओके। So the effect is faster and more quicker. ओके। So it's like आप अपना हाइड्रेशन लेवल, डेफिशिएंसी लेवल हम्म। बेटर कर रहे हो, एनर्जी लेवल बेटर कर रहे हो बाय टेकिंग इट इन आईवी फॉर्म। मतलब सो इंजेक्शन से? मतलब आईवी ड्रिप्स लगाते ड्रिप्स हैं, लगा के? ड्रिप्स लगा के आप वेन में डालते हो वो, और डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में आप अपने न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स को सप्लाई कर रहे हो। ओके। दे आर डेफिनेटली अ गुड मोडालिटी, बट हाँ, अगर बट फिर भी इन पैरेलल आपको अपना ओरल विटामिन इनटेक,
अपना खान पान ये सब एंड लाइफस्टाइल रेगुलेटेड रखना और चाहिए. इसके लिए भी कोई एज लिमिट होती है? Usually we recommend that आप 20s onwards IV therapy start कर सकते हो. ओके। Before that we emphasize that आप diet and lifestyle से ही अपना body maintain करो. और आईवी थेरेपी से हम कोई भी टाइप ऑफ विटामिन्स, प्रोटीन्स, कोई भी टाइप ऑफ मिनरल्स ले सकते हैं? Usually जो water soluble होते हैं, ओके। usually वो type के vitamins. ओके, सो few last questions to end this amazing podcast for today. आजकल हम क्या देख रहे हैं ना, बच्चों में भी ग्रेइंग ऑफ हेयर हो रहा है. सो ग्रेइंग ऑफ हेयर एक्चुअल में स्किन से रिलेटेड है, हमारे फूड से रिलेटेड है, स्ट्रेस से रिलेटेड है? एनी आइडिया? Genetics, stress and nutrition and minor role hormonal variations का, जैसे thyroid. ओके, So अगर genetics में early graying हुआ तो आपकी propensity बढ़ जाती है. यूज अगर करते stress है, stress level जो बच्चों में हम देख रहे हैं, वो हैं. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस accumulation भी ग्रेइंग करता है. मेलानिन सिंथेसिस का पाथवे इफेक्ट होता है. एंड डेफिशिएंसीज जैसे बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, फोलिक एसिड, कॉपर, जो मेलानिन प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये डेफिशिएंसीज भी अर्ली ग्रेइंग कर सकती है. राइट. और इन डेफिशिएंसीज की वजह से हमारा और कुछ इफेक्ट भी हो सकता है, जैसे कि डार्क सर्कल्स और पिगमेंटेशन, या फिर? Yes, yes, of course. Dark circles, pigmentation issues, acne, hair loss, graying, ये सब इंटरलेटेड है. स्किन बहुत बढ़िया ऑर्गन है, रिफ्लेक्टर है इंटरनल बॉडी स्टेटस का. तो अगर डेफिशिएंसीज हैं स्किन में, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स दिखाएंगी. नेल चेंजेस, हेयर चेंजेस, स्किन चेंजेस, कलर चेंजेस, एक्ने, ऑल ऑफ दीज आर रिफ्लेक्टर्स. एक हेल्दी स्किन क्या होती है, कैसे दिखती है? हेल्दी स्किन मतलब आपका स्किन टेक्सचर अच्छा है, स्मूथ है, बैलेंस्ड है, टोन, यू आर एक्ने फ्री, you have thick lustrous hair, healthy hair, and healthy nails. That is a healthy skin. हाउ डू वी फिगर आउट वी हैव अ हेल्दी नेल? ये जैसे मेरे नेल पे वाइट वाइट है, इज इट नॉट अ हेल्दी नेल? No, this is a healthy nail. बहुत वेरिएशन नहीं है in the nail. It is आपका nail, जो nail है, जो per se nail है, वो it's pink in color. It is ओके. smooth with, and it's not brittle. It doesn't break easily your nail. That's a healthy nail. तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास हम नेल्स चेक भी करा सकते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन का डॉक्टर होता है या हेयर, नेल्स और सब चीज का होता है? So dermatologist, hair, nail, skin, body, anti-aging, ये सबका डॉक्टर है. ओके. सब. ऑलराइट. वन लास्ट क्वेश्चन टू एंड दिस कॉन्वर्सेशन. व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर ऑफ डर्मेटोलॉजी? It is going to be regenerative and repair medicine approach now. मतलब जहाँ पर आप अपना टिश्यू रिपेयर पे एम्फोसिस दे रहे हो. And a lot of it is also going to be AI based ओके. in the future. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमें स्किन केयर में बहुत हेल्प करेगी आगे. माइक्रोबायोम रिसर्च, मतलब आपके जो स्किन के नॉर्मल फ्लोरा हैं उनका उनका हेल्थ मेंटेन करना, नॉर्मल हेल्थ फ्लोरा मेंटेन करना. फ्यूचर इज ऑल अबाउट रिपेयर, रीजनरेशन. दैट इज व्हाई stem cell therapy, PRP, PDRN, exosomes are now the new trend. And of course AI, and the awareness of AI, and the awareness of maintaining a healthy skin and healthy flora of your skin. This is the future. आपको लगता है कि 5 साल बाद या 10 साल बाद या कुछ महीनों बाद ही शायद एआई के हेल्प से हम फिगर आउट ही नहीं करेंगे कि ये इंसान 50 साल का है या 15 साल का है, सब एक जैसे दिखेंगे? स्किन को इतना ज़्यादा चेंज कर पा रहे हैं आजकल की प्रोसीजर्स से, थेरेपीज से, कि हमें एक्चुअल में एज रिवर्सल होना शुरू हो गया है. मुझे समझ ही नहीं आता ये जो इंसान मैं देख रही हूँ वो 40 ईयर्स का है या 20 ईयर्स का है, क्योंकि 40 ईयर्स वाले भी अपने स्किन को इतना थेरेपीज के थ्रू इतना हेल्दी और करेक्टिव मेजर्स के थ्रू इतना पम्प्ड अप रखते हैं कि उनका एज डिफरेंस ही समझ नहीं आता. 20 साल की उम्र में और 40 साल की उम्र में सेम ही दिखता है. तो ऐसा पॉसिबल है कि हम मे बी इन नेक्स्ट 5 ईयर्स हम पता ही नहीं कर पाएंगे कि इसकी एज क्या है? Why not? हो सकता है. Future is not known, but then the way science is evolving, and जैसे जैसे अब हमारी awareness levels better हो रहे हैं, हम अपने lifestyle का इतना अब रोल समझ रहे हैं, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए AI हमें हेल्प कर रहा है, साइंस हमें हेल्प कर रहा है, मॉलिक्यूल्स डेवलप हो रहे हैं, रीजनरेटिव मेडिसिन पे एम्फोसिस हो रहा है. तो डेफिनेटली वी नेवर नो, फ्यूचर माइट जस्ट बी वेरी ब्यूटिफुल इन टर्म्स ऑफ एंटी एजिंग, प्रिवेंटिव एजिंग व्हेन स्किन इज कंसर्न. Okay, so I really want to thank you for giving us time today.
और आप हमारे साथ यहाँ आए, बहुत सारी चीज़ें बताई, एंड आई एम श्योर जितना मज़ा मुझे आया है उतना ही हमारी ऑडियंस को भी आएगा, उतना ही हम अच्छे से अपने स्किन का टेक केयर कर पाएंगे। अगर आपकी शादी होने वाली है तो बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं जो आप जाके देख सकते हैं। इसकी हम रील्स भी बनाएंगे, और इन केस अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम ट्राई करेंगे हर क्वेश्चन का आंसर दें। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ ऑडियो पॉडकास्ट सुनना है तो हम स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल हैं। प्लीज़ फॉलो भविष्य संधवानी ऑन स्पॉटिफाई, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर Thank you नीति so much, फॉर बीइंग Bhavishya. विद अस टुडे। Thank you so much. It was lovely, lovely chatting with you today. सेम Thank सेम। you.